वीडियो के पिछले पार्ट में कहानी में खुलासा होता है कि इंजर्ड नॉर्थ एजेंट्स और होस्टेजेस का इलाज करने आई डॉक्टर कांग भी असल में एक नॉर्थ की सीक्रेट एजेंट होती है, जो तेल की गर्लफ्रेंड बनकर पिछले कई सालों से साउथ कोरिया में रह रही होती है। और अब जब बाय चांस ये हॉस्टेज सिचुएशन डेवलप होती है तो डॉक्टर कांग को नॉर्थ की तरफ से इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करने के ऑर्डर मिलते हैं। सुहो एजेंट जू को डॉक्टर कांग को उस रूम में लाने के ऑर्डर देता है जहां सेटअप किए फोन के जरिए वो चांगसू से नेगोशिएट कर रहा होता है। और जैसा कि पिछले पार्ट में कहानी में खुलासा होता है कि प्रोफेसर हान वाले केस से सबका ध्यान हटाने के लिए चांगसू की वाइफ की एडवाइस पर चांगसू और तेल हॉस्टेज सिचुएशन को पब्लिकली रिवील करने का फैसला करते हैं, जिसको बाद में रैप अप करने के लिए वो सुहो और उसके साथियों को मारकर सभी हॉस्टेजेस को बचाने की स्ट्रेटेजी बनाते हैं और तीनों नॉर्थ एजेंट्स को मारने की परमिशन उन्हें नॉर्थ से मिल जाती है। अपनी इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए चांगसू सुहो को कॉल करता है और उससे कहता है कि इस हॉस्टेज सिचुएशन को सुहो को अगले 10 दिनों तक और रखना होगा, जिसके बाद वो सुहो और उसके फ्रेंड्स को सही सलामत वापस नॉर्थ भेज देंगे। चांगसू की बात पर बिना कोई रिस्पॉन्स दिए सुहो फोन को कट कर देता है और आगे की स्ट्रेटजी के बारे में अपनी सीनियर एजेंट डॉक्टर कांग से एडवाइस लेता है। डॉक्टर कांग सुहो को नॉर्थ से मिलने वाली सिग्नल्स को फॉलो करने के लिए कहती है और इस बात से अनजान कि उनकी कंट्री ऑलरेडी पैसों के बदले उनको मारने के ऑर्डर्स दे चुकी है, सुहो अभी भी सिग्नल्स के थ्रू मिले साउथ कोरिया के साथ कोऑपरेट करने के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा होता है। उधर सब कुछ वापस कंट्रोल में आने के बाद तेल और चांगसू इसकी खबर अपने हेड यानी प्रेसिडेंट को देने के लिए उनके रेजिडेंस की तरफ निकलते हैं कि तभी रास्ते में फोन कॉल पर एक अनफॉर्चुनेट न्यूज मिलने से चांगसू को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। दरअसल चांगसू को न्यूज मिलती है कि नॉर्थ साउथ के बॉर्डर पर दोनों ग्रुप्स के बीच हुई गोलीबारी में जो सोल्जर्स इंजर्ड हुए थे उनमें उसका बेटा भी शामिल है और इस वक्त उसकी हालत काफी सीरियस होती है। चांगसू हॉस्पिटल पहुंचता है और अपने बेटे योंगू की क्रिटिकल हालत को अपनी आंखों से विटनेस करता है। इंजर्ड योंगू अपने फादर से उसके जाने के बाद उसकी बहन योंग्रो का ख्याल रखने के लिए कहता है, क्योंकि उसने अपनी डेड मदर से अपनी छोटी बहन को हमेशा प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया था। चांगसू योंगू से ऐसा ही करने का प्रॉमिस करता है और साथ ही अपने बेटे से जल्दी ठीक होने की रिक्वेस्ट भी करता है, पर उसकी ये विश अनफुलफिल्ड रह जाती है क्योंकि सीवियर इंजरीज और अचानक आए हार्ट अटैक की वजह से योंग्रो के भाई की मौत हो जाती है। उधर नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टर के बेटे की डेथ की खबर टीवी पर ब्रॉडकास्ट होने लगती है, जिसे हॉस्टल में मौजूद योंग्रो भी देख लेती है। अपनी लाइफ की इकलौती खुशी अपने भाई के अचानक चले जाने की बात पर योंग्रो विश्वास नहीं कर पाती और वो हेल्पलेस होकर बाहर की तरफ दौड़ने लगती है कि तभी सुहो वहां मौजूद बॉम्ब्स से उसे बचाने के लिए योंग्रो को रोक लेता है। योंग्रो सुहो को इन सब का जिम्मेदार मानते हुए उसे थप्पड़ मारती है, पर उस वक्त उसका दुख इतना ज्यादा होता है कि वो बेहोश हो जाती है। सुहो योंग्रो को हॉस्टल के रूम में ले जाता है जहां डॉक्टर कांग उसका इलाज करते हुए सुहो के फेशियल एक्सप्रेशंस पर गौर करती है, जिसे देखकर साफ पता चल रहा होता है कि योंग्रो को इस हालत में देखकर सुहो कितना दुखी है। डॉक्टर कांग सुहो को वार्न करती है कि उसकी पर्सनल फीलिंग्स की वजह से उनका मिशन फेल नहीं होना चाहिए। ये सुनकर सुहो योंग्रो के लिए उसके दिल में कोई भी फीलिंग्स होने से साफ इनकार करके वहां से चला जाता है। उधर बेहोशी की हालत में योंग्रो एक ड्रीम देखती है जिसमें वो अपने भाई को ढूंढती है, पर उसे वो कहीं नहीं मिल पाता और जब योंग्रो को होश आता है तो वो रियलाइज करती है कि वो सच में अपने भाई को हमेशा के लिए खो चुकी है। डॉक्टर कांग योंग्रो को संभालने की कोशिश करती है तो उनकी नजर योंग्रो के गले में पड़े सुहो के नेकलेस पर जाती है और सुहो के दिल में योंग्रो के लिए जो फीलिंग्स हैं वो डॉक्टर कांग को कंफर्म हो जाती है। होश में आने के बाद एक बार फिर योंग्रो टीवी पर अपने भाई की न्यूज देखती है तो वो सुहो से उसे रिलीज करने की रिक्वेस्ट करती है क्योंकि वो एक आखिरी बार अपने भाई को देखना चाहती है, पर डॉक्टर कांग को सामने देखकर सुहो योंग्रो की रिक्वेस्ट मानने से इनकार कर देता है और उसे वापस बाकी होस्टेजेस के पास जाने के लिए कहता है। उधर अपने बेटे की अचानक डेथ से डिसहार्टेंड चांगसू खुद को ब्लेम करता है कि सिक्योरिटी डायरेक्टर होने के बावजूद भी उसने इतनी डेंजरस जगह पर अपनी सोल्जर सन की पोस्टिंग की, लेकिन उसकी वाइफ इस सिचुएशन का फायदा उठाने के बारे में सोचती है।
वो पुलिस चीफ को कॉल करके अगले दिन होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर जोर देने के ऑर्डर्स देती है कि सारे खतरे को देखते हुए भी चांगसू ने खुद अपने प्यारे बेटे को इतनी डेंजरस प्लेस पर पोस्ट किया था ताकि लोग चांगसू की देशभक्ति से इन्फ्लुएंस होकर उन्हीं की पार्टी को वोट दे। अगली सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें पुलिस और रूलिंग पार्टी मिलकर होस्टेज सिचुएशन को बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंट करते हैं और गलत इंफॉर्मेशन रिलीज करते हैं कि हॉस्टल में 3 नहीं बल्कि 7 नॉर्थ एजेंट्स हैं। इस न्यूज को देखकर सुहो एक बार फिर डॉक्टर कांग से पूछता है कि क्या उन्हें सच में साउथ कोरियन लीडर्स पर भरोसा करना चाहिए। इन सब पर डॉक्टर कांग सुहो को रिप्लाई करती हैं कि इस वक्त साउथ लीडर्स सुहो और उसके साथी एजेंट्स को अपनी इशारों पर नाचने वाले पपेट समझ रहे हैं और उनकी ये गलतफहमी दूर करने के लिए सुहो को आधे होस्टेजेस को रिलीज कर देना चाहिए। उधर तेल सुहो को होस्टेजेस को रिलीज ना करने के ऑर्डर्स देता है, जबकि उसके ऑर्डर्स के ऑपोजिट जाकर सुहो ऑलमोस्ट 30 गर्ल्स को बाहर भेजने का फैसला करता है। बट अनफॉर्चुनेटली योंगरो के इतने रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन गर्ल्स में योंगरो का नाम नहीं होता, जिसकी वजह से वो काफी सैड हो जाती है। उधर पिछली रात ब्लैक टाइगर किसी तरह अपने हाथ खोलकर अपने रूम से भागने में कामयाब हो जाता है और हॉस्टल में इधर उधर घूमते हुए वो एक सीक्रेट रूम में पहुंचता है, जहां का सेटअप देखकर वो हैरान रह जाता है। दरअसल हॉस्टल की हॉल डायरेक्टर ने सभी गर्ल्स के रूम को वायर टैप किया होता है, जिसके जरिए उनके रूम्स की आवाज को उस सीक्रेट रूम में बैठकर आराम से सुना जा सकता है। उस पूरे सेटअप को देखकर तब ब्लैक टाइगर को पता चलता है कि असल में हॉल डायरेक्टर भी नेशनल सिक्योरिटी के एजेंट के तौर पर काम करती है। पर इससे पहले कि नॉर्थ एजेंट्स ब्लैक टाइगर को ढूंढना शुरू करें, वो वापस अपनी जगह पर चला जाता है। अगली सुबह भी हॉस्टल के अंदर एक इवेंट होता है जब हॉस्टल के गेटकीपर का बेटा नॉर्थ एजेंट्स के पैसे चुराते हुआ पकड़ा जाता है, जिससे गुस्से में आया एजेंट जू उसकी बुरी तरह से पिटाई करने लगता है। अपने बेटे को इस तरह पिटते देखकर गेटकीपर अंकल उसे बचाने की कोशिश करते हैं, तो बिना उनकी लिहाज किए एजेंट जू उनकी भी पिटाई कर देता है। ये सब देखकर ब्लैक टाइगर उसे बीच में इंटरप्ट करता है, जिसके बाद उन तीनों को अलग रूम में बंद कर दिया जाता है। तब गेटकीपर ब्लैक टाइगर को रास्ता दिखाता है, जिसके जरिए वो बेसमेंट के थ्रू हॉस्टल से बाहर जा सकता है। ब्लैक टाइगर वैसा ही करता है, पर जब वो बाहर मौजूद अपनी सोल्जर्स की टीम को हॉस्टल के अंदर जाकर सुहो और उसके एजेंट्स पर अटैक करने के लिए बोलता है, तो वो सोल्जर्स तेल के ऑर्डर को फॉलो करते हुए उल्टा ब्लैक टाइगर की ही तरफ बुलेट फायर करते हुए उसे वापस हॉस्टल में अंदर जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। अंदर पहुंचकर ब्लैक टाइगर वापस हॉल डायरेक्टर के उसी सीक्रेट रूम में पहुंच जाता है जहां वो पिछली रात गया था, और जिस वक्त वो वहां मौजूद कमरों में हो रही हलचल की रिकॉर्डिंग सुनता है, वो शॉक्ड रह जाता है जब उसे पता चलता है कि उनकी तरफ की डॉक्टर कांग भी असल में नॉर्थ की ही सीक्रेट एजेंट है। और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि उनकी दोनों कंट्रीज के बीच हुई इलेक्शंस के लिए डील की वजह से ही आज ये पूरी सिचुएशन डेवलप हुई है। इतने में सुहो आकर उसे पकड़ लेता है। ब्लैक टाइगर सुहो को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ये सब अपकमिंग इलेक्शंस के लिए हो रहा है, जिसका मतलब है कि सुहो का वहां से बचकर जाना इम्पॉसिबल है। ये सुनकर सुहो भले ही ब्लैक टाइगर के सामने ये प्रिटेंड करता है कि उसे उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन ही मन वो ये भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जो साउथ कोरियन लीडर्स अपने सेल्फिश ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए अपने खुद के ऑफिसर पर बुलेट फायर कर सकते हैं, तो वो सुहो और उसके टीममेट्स के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्लैक टाइगर को वापस उसकी जगह पर बांध दिया जाता है, जहां योंगरो से पूछती है कि उनकी गवर्नमेंट या बाकी अथॉरिटीज उन्हें बचाने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो जल्दी बाहर निकलकर एक आखिरी बार अपने भाई को देखना चाहती है। पर ब्लैक टाइगर योंगरो को कुछ भी उल्टा सीधा ना करने के लिए कहता है, क्योंकि सुहो अपने पास मौजूद रिमोट कंट्रोल से किसी भी मोमेंट पूरी बिल्डिंग को उड़ा सकता है। जिसके बाद सुहो योंगरो के हाथ पर लगी बैंडेड को चेंज करने के लिए उसे मेडिकल रूम में ले जाता है, जहां योंगरो सुहो के वापस हॉस्टल लौटने की वजह पूछती है, तो वो जवाब देता है कि योंगरो को इस तरह सफर करते देखकर उसे भी अच्छा नहीं लग रहा, पर चाहकर भी वो उसे रिलीज नहीं कर सकता, क्योंकि योंगरो का हॉस्टल में मौजूद होना सुहो और उसके टीममेट्स की सेफ्टी की गारंटी है। सुहो योंगरो से कहता है कि आने वाले 9 डेज के बाद वो चुपचाप बिना किसी को कोई नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाएगा। ये कहकर सुहो वहां से जाने लगता है कि तभी योंगरो उसे रोकते हुए गले लगा लेती है, और काफी वक्त अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करने के बाद सुहो भी योंगरो को हक करता है। लेकिन
तभी इस रोमांटिक मोमेंट में ट्विस्ट आता है जब योंगरो चुपके से सुहो की पॉकेट से वो रिमोट कंट्रोल निकालकर उसे पीछे की तरफ धक्का दे देती है और इसी मोमेंट पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आई नो गाइस कि मेरी वीडियोस थोड़ी लेट आती हैं एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। नाउ आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही मिल पाए। इसीलिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।